पहले ये खबर बताते हैं, बाद में आज की जो रिपोर्ट है उस पर आते हैं। खबर हरियाणा में जो नूह में दंगे हुए थे उसी को लेकर के है। यहाँ पर हरियाणा में जो यात्रा निकाली गई थी, ब्रज मंडल यात्रा, उसको जारी रखने के लिए एक महापंचायत बुलाई गई है पलवल में, जहाँ पर जानकारी के मुताबिक लोग जमा होने लगे हैं और अब तक तकरीबन 15,000 लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ पर या हो सकते हैं। ये इस पंचायत को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा को शुरू करने के लिए जो बुलाई गई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, VHP की तरफ से। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये दोनों संगठन बहुत ही कुख्यात हैं दंगों को करवाने के लिए और इसमें माहिर भी हैं। 31 जुलाई को नूह में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद ये यात्रा रोक दी गई थी। 31 जुलाई को इस धार्मिक यात्रा के दौरान हिंदू और मुसलमानों में टकराव हो गया था, जिसमें 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हुई थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पर नूह और मेवात के इलाकों में और गुड़गांव वगैरह में हिंसा हुई थी और आगजनी वगैरह हुई थी। सर्व जातीय महापंचायत के नाम से बुलाई गई ये महापंचायत पहले नूह ज़िले के खीरा गांव में आयोजित करने का फैसला किया गया था, लेकिन कानून व्यवस्था को देखते हुए इसकी इजाज़त नहीं मिली। तब ये यात्रा 28 अगस्त को दोबारा से नूह के एक गांव में निकालने की तैयारी की जा रही है। यह महापंचायत इतवार को एक गांव में की गई, जो खीरा नूह ज़िले में है। अब चूँकि वहाँ पर हिंसा हुई थी बहुत, अभी भी वहाँ पर लोग परेशान हैं, लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और लोग घरों से छोड़ करके भागे हुए हैं। इस बीच ये दोबारा से यात्रा शुरू करने की बात सामने आ रही है और यात्राएं निकलती रहती है, कोई मसला नहीं है, निकालना है निकालें, लेकिन उसमें जिस तरह से यात्रा के दौरान हथियार लेकर के लोग चलते हैं, उनके हाथ में तमंचे होते हैं, तलवार हैं, बंदूक, राइफल है और गदा, फरसे, भाले वगैरह, तो इस तरह की चीज़ों पर प्रशासनिक जो लेवल है पर उन पर रोकथाम होना चाहिए और वीडियोग्राफी कराना चाहिए। जहाँ से यात्रा शुरू हो और जहाँ पर ख़त्म हो, पूरे रास्ते में उनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अब ये चीज़ें मौजूद है, व्यवस्था मौजूद है, उपकरण मौजूद है, तो आसानी से इसकी वीडियोग्राफी हो सकती है, क्योंकि हिंसा जो होती है उसमें हिंसा का मोटिव होते हैं और हिंसा करने के लिए पहले से तैयारियां कर ली जाती हैं। लोगों को समझा दिया जाता है चलते फिरते में आपको ईंट पत्थर फेंक देना है, जेबों में अपनी ईंटें रख ली जाती है, छोटे छोटे पत्थर रख लिए जाते हैं, उन्हीं को अपने ही जो प्रोफेशन निकले होते हैं उन पर फेंक दिया जाता है चलते चलते में, और बताया जाता है कि बाद में कि ये एक आबादी के निकल रहे थे और उस आबादी के लोगों ने पथराव कर दिया, जबकि खुद ही इस तरह से पथराव किए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए वीडियोग्राफी वगैरह हो और उस पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा गड़बड़ हो रही हैं। धार्मिक देश है भारत, यहाँ पर तमाम तरह के लोग मौजूद हैं, हर एक की अपनी अपनी आस्थाएँ। पहले ऐसे बवाल नहीं हुआ करते थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से जो चीज़ें हैं वो है हो रही है, तो इन पर थोड़ा सा निगरानी कड़ी रखी जाए। एक और ख़बर है, IPC की जगह जो इंडियन पिनल कोड है, ये 1860 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, IPC और CRPC, जो जिससे गवर्न होती है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जुडिशरी के अंदर जो मुकदमे वगैरह चलते हैं वो CRPC और IPC की धाराओं पर ही चलते हैं। तो ये IPC की धाराओं में बदलाव के लिए उसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक पुलिस को ये लाने की तैयारी सरकार ने की है। इस पर कपिल सिब्बल जो पूर्व कांग्रेसी नेता हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि IPC की जगह लाया गया भारतीय न्याय संहिता विधेयक पुलिस को दमनकारी शक्तियों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। सिब्बल ने यह भी बताया कि इस तरह के कानून लाने के पीछे सरकार का अपना एजेंडा है विरोधियों को खामोश करना और लोकतंत्र को ख़त्म करना। या बता दें, आपराधिक कानूनों में अमूल चूल
बदलाव करने के लिए मोदी सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य जो एविडेंस एक्ट है अधिनियम की जगह लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं, जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा राजद्रोह कानून को निरस्त करने और अपराध की एक व्यापक परिभाषा का नया प्रावधान है। सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय उद्देश्यों के लिए पुलिस को दमनकारी शक्तियों के इस्तेमाल की इजाज़त देती है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएनएस यानी भारतीय जो कानून बन रहा है, पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन से 60 दिन या 90 दिन तक करने की अनुमति देता है। एजेंडा विरोधियों को खामोश करने का है। अभी अगर कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में होता है तो उसको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जुडिशल कस्टडी में रिमांड पे दे दिया था, लेकिन अब ये जब से लागू हो जाएगा बीएनएस, तो 15 दिन की जगह पे ये 2 महीने से लेकर के 3 महीने तक किसी भी इंसान को पुलिस की कस्टडी में जांच के लिए उसको दिया जा सकता है। अब उस दौरान 3 महीने अगर 2 महीने कोई भी व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में रहेगा तो उससे किसी भी तरह के बयान लिए जा सकते हैं, उसको कितना भी आप प्रताड़ित कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। ये तमाम चीज़ें हैं और संगीन मामला है। भारतीय संसद से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करने वाली संस्था PSR के मुताबिक मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हुए कुल 22 विधेयकों में से 20 विधेयकों पर 1 घंटे से भी कम समय तक चर्चा हुई। यानी अभी जो मानसून सेशन था उसमें 22 विधेयक पास हुए, जिसमें से 20 विधेयक ऐसे थे जिस पर 1 घंटे भी बातचीत, कोई चर्चा वगैरह नहीं हुई और बगैर चर्चा के एक तरह से वो पास कर लिए गए। अब आते हैं आज की रिपोर्ट पर। मणिपुर में हिंसा, हरियाणा में हिंसा। इस दौरान कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। ये चरण 15 अगस्त से शुरू हो सकता है, 2 सितंबर से 4 सितंबर या 2 अक्टूबर से। कांग्रेस पार्टी को 3 तारीखें कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनका अपना एक एडवाइजरी बोर्ड है, उसने 3 तारीखें राहुल गांधी के सामने रखी हैं, जिसमें से जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने 15 अगस्त को सिलेक्ट किया था। अब देखते हैं 15 अगस्त से शुरू होती है या ये तारीख आगे बढ़ती है। जैसा कि जानकारी मिली है 4 सितंबर या 2 अक्टूबर। ये यात्रा गुजरात से शुरू होगी और कोहिमा तक, मेघालय तक यात्रा जारी रहेगी। इस तरह से राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर और कच्छ से कोहिमा तक पूरे हिंदुस्तान का ये सफ़र उनका हो जाएगा। ये यात्रा जो होने जा रही है राहुल गांधी की, तो उसको लेकर के नहीं, बल्कि जो देश के अंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हम अगर देखें तो संसद हो या संसद के बाहर, अभी पार्लियामेंट का सेशन था, मानसून सेशन, उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेताओं का जो बोलचाल थी, उनके बोलने का तरीका था, उनकी आवाज़ में जो लाउडनेस थी, वो कई चीज़ों को सामने लेकर के आती है। जब भी इंसान ज़ोर से बोल करके अपनी बात कहने की कोशिश करता है तो मान लेना चाहिए कि उसके पास अपनी बात, सही बात को भी कहने के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं है, या वो अपनी गलत बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, दूसरे नेता हैं, इस तरह से स्मृति ईरानी ने अभी बहुत एकदम एग्रेशन के साथ भाषण दिया था, तो वो फ्लाइंग किस का भी मामला उसमें रहा। तो ये चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लेकर के आती हैं। वहीं अब जो राजनीति है वो विचारों की लड़ाई से आगे जाने की तरफ दिखाई दे रही है, और ये लड़ाई एक तरह से दुश्मनी में तब्दील होती जा रही है। दुश्मनी कुछ इस तरह की कि आरएसएस का जो मामला है, तो वो विचारों की लड़ाई उनकी नहीं होती, सैद्धांतिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि वो उनका विरोध करने वालों को, जो भी कोई आरएसएस का विरोध करता है तो उसको अपना निजी दुश्मन जैसा मान लेते हैं। महात्मा गांधी से उनका जनसंघ का अपना विरोध था, हिंदू महासभा का विरोध था,
तो वो उन्होंने महात्मा गांधी से पर्सनल लेवल पर एक दुश्मनी मान के उसको लड़ाई को लड़ा और महात्मा गांधी की उसमें दुश्मनी में हत्या कर दी गई। जब एनिमिटी होती है, विचारों की लड़ाई नहीं होती है, विचारों में मतभेद को आप दुश्मनी में तब्दील कर लेते हैं, तो वहाँ पर किसी को भी पूरी तरह से फ्रेम से या ये हटाने की कोशिश करते हैं। और जिसको कहते हैं कि मुक्त, कांग्रेस मुक्त, गांधी मुक्त, तो ये जो मुक्ति मीन्स हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन। तो ये मुक्ति का जो मार्ग है वो दुश्मनी को फिर इस मकाम तक लेके पहुंच जाता है जहां गांधी जी की हत्या हो जाती है, इंदिरा गांधी की हत्या होती है। इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो वैसे तो गोल्डन टेम्पल पर जो उन्होंने कार्रवाई की थी उसको लेकर थी, और लेकिन जो उनके हत्या के बाद जो कुछ हुआ था दिल्ली में और दूसरे जगहों पर, दूसरे शहरों में जो सिख समाज के लोगों का नरसंहार हुआ था वो आरएसएस के लोगों ने किया था। इसके तमाम चीज़ें इनकी मौजूद है, सोशल मीडिया में मौजूद है, एविडेंस के तौर पर मौजूद है। तो वो सब कुछ जितना तांडव था उसमें बाद में कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन शुरुआत जो की थी वो आरएसएस ने की थी। इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी की हत्या होती है। राजीव गांधी की हत्या में बताया जाता है कि ये हत्या एलटीटी के लोगों ने की है। एलटीटी के लोग उसमें शामिल थे हत्या करने में। करवाने वाले में कौन शामिल था इस पर कभी बात नहीं हुई, किसने करवाई थी, क्योंकि एलटीटी के साथ राजीव गांधी के कोई मतभेद नहीं थे। मतभेद थे श्रीलंका में जो भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी उसको लेकर के, और राजीव गांधी जब श्रीलंका गए थे तो उनके ऊपर वहाँ पर हमला भी हुआ था, लेकिन बाद में वो भारत ने अपनी फौज को वहाँ से वापस बुलाया। प्रभाकरण के साथ राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री भारत थे उस वक्त, उनकी लंबी बातचीत अशोका होटल में दिल्ली के अंदर हुई। प्रभाकरण को स्पेशल विमान से चेन्नई, जो मद्रास था पहले, वहाँ से बुलाया जाता है। चेन्नई में 1-to-1 राजीव गांधी और प्रभाकरण की बातचीत होती है। प्रभाकरण को 400 करोड़ रुपए साथ में दे करके वापस भेजा जाता है। तो किसी तरह का मतभेद वहाँ पर राजीव गांधी और प्रभाकरण या एलटीटी के बीच में नहीं था। तब फिर राजीव गांधी की हत्या एलटीटी के लोगों ने क्यों की? एलटीटी या तमिल के लोग थे, हाँ, तो उनको एलटीटी कह सकते हैं कि सब एलटीटी के लोग थे। तमिल के लोगों ने की थी, तो तमिल के लोगों से कार्रवाई किसने थी? अब राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी मुक्त भारत हो चुका था और कांग्रेस जो थी वो आरएसएस युक्त हो चुकी थी पूरी तरह से। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह एक पार्टी बन चुकी थी आरएसएस के लिए। आरएसएस के तमाम जो लोग थे वो कांग्रेस में जाकर के बड़ी पोस्टों पर मौजूद थे और बड़े वरिष्ठ नेता बन चुके थे, और फिर उसमें नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और पूरी तरह से आरएसएस का राज भारत में कायम हो जाता है। उसी दौरान बाबरी मस्जिद का मसला होता है, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद फिर आतंकवाद की लहर शुरू होती है देश में। जगह जगह पर धमाके होते हैं, हमले होते हैं, बहुत सारे जो लोग थे उसमें वो मारे जाते हैं, बेकसूरों की हत्या होती है, और एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लोगों को उस आतंकवाद की आड़ में बलि चढ़ा दिया था और उनको सीधे सीधे टारगेट किया था। बड़े लोग, बड़े नेता बयान दिया करते थे टेलीविजन पर कि जो भी आतंकवादी घटना होती है उसमें मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं। हम कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन हर आतंकवादी घटना में मुसलमान ही शामिल क्यों होते हैं। इस तरह के बयान बड़े बड़े नेता दिया करते थे। वो पूरा खेल एक था जो व्यवस्था ने मिलकर के, आरएसएस के साथ मिलकर के, और जिसमें मीडिया भी शामिल था, सब ने मिलकर के खेला था। जब उसका भांडा फूटता है, एटीएस की टीम बनाई जाती है मुंबई में, और वो फिर जो उड़ीसा में हुआ था क्रिश्चियंस के साथ में, तो वहाँ जो क्रिश्चियंस के साथ उड़ीसा में मारकाट हुई थी, चर्च चलाए गए थे, ईसाइयों के नरसंहार हुआ था, पूरी बस्तियाँ वहाँ पर आग के हवाले कर दी गई थी। उसके बाद फिर एक एटीएस की टीम बनाई जाती है
हेमंत करकरे, सालास्कर, ये लोग शामिल थे। और वो खुलासे करती है और बड़े बड़े लोगों के नाम, जिसमें दिग्विजय सिंह, इंद्रेश कुमार और कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और तमाम लोगों के नाम उसमें आते हैं कि ये लोग सब शामिल हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट है, अजमेर ब्लास्ट है, मक्का मस्जिद ब्लास्ट है, तो तकरीबन 16 या 18 मामले थे, उसमें इन लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। जो आगे चल के जो सरकार बदलती है 2014 में, और वो तमाम नाम सब जांचों में बाहर कर दिए जाते हैं और सबको राहत मिल जाती है। बड़े लोगों को कम से कम, कुछ के खिलाफ मुकदमे भी अदालतों में जारी हैं। अब चूँकि राहुल गांधी ने मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मणिपुर की हिंसा को पूरे देश में पहुंचा दिया है। वायनाड में भी वो पहुंचे हुए थे, केरल में 20% से ज़्यादा आबादी क्रिश्चियंस की है, ईसाइयों की है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, जो कोस्टल स्टेट्स हैं भारत के, उनमें बड़ी आबादी, एक अच्छी आबादी कह सकते हैं, वो क्रिश्चियंस की है। अब क्रिश्चियंस के जो देश हैं वो मुस्लिम देशों से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। यूरोप के देशों, अमेरिका के देशों, अफ्रीका के देशों, वो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इसको लेकर के, मणिपुर की हिंसा को लेकर के अमेरिका से, ब्रिटेन से, दूसरी जगहों से भी आवाज़ें उठती रही हैं। फ्रांस के अंदर जो प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, वहाँ पर उनका यूरोपियन यूनियन ने पूरा समिट बुलाया हुआ था, और वो एक उनकी मौजूदगी में जब प्रधानमंत्री फ्रांस में थे, तो वो तमाम बयान वहाँ से जारी हुए थे। तो एक ये ग्लोबल इशू मणिपुर की जो हिंसा है, क्योंकि वहाँ पर जो हिंसा हो रही है वो कुकी, नागा एक तरफ है, मैतेई समुदाय एक तरफ है, और वो एथनिक क्लींजिंग जिसको बोलते हैं, नरसंहार, वो एक तरह से उसकी रिपोर्ट सामने आई है। अब राहुल गांधी ने केरल के अंदर बात की मणिपुर की, तो पूरे साउथ इंडिया में मणिपुर का जो इशू है वो पहुंच चुका है। क्रिश्चियंस के अंदर ये तमाम चीज़ें पहुंच चुकी है। मणिपुर देश में अगले चुनाव का एक अहम मुद्दा होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरह की गंभीरता उस पर होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री लेवल पर जो बात करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री पद न जाने क्यों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला होते हैं तो खामोश करके रह जाते हैं। वो शायद सोचते हैं कि आगे चल के ये अपने आप ही तमाम चीज़ें ठंडी हो जाएंगी और फिर लोग भूल जाएंगे, और ये तमाम चीज़ें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। चाहे वो कोरोना का मामला था या फिर चाइना का है, चाइना ने भारत की ज़मीन के पे कब्जा किया हुआ है। अभी भी 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उन्होंने वहाँ भारत की लद्दाख में ऑक्यूपाई की हुई है, वहाँ परमानेंट उन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। और अब जो मणिपुर को लेकर के बात हुई, तो मणिपुर को लेकर के बफर जोन बनाने की बात गृह मंत्री की तरफ से भी आई, जिस पर बफर जोन का मतलब ये कि एक लकीर खींच देना, इस साइड में तुम और इस साइड में हम। जैसे विभाजन कश्मीर का हुआ कि वो लद्दाख और जम्मू और वैली 3 भागों में उसको पहले से भी था, लेकिन अब वो ऑफिशियली विभाजन उसका एक तरह से हुआ है। तो इसी तरह से मैतेई यानी क्रिश्चियंस और नागा जो हैं वो एक तरफ हो गए, और मैतेई जो समाज है वो एक तरफ हो गया। मैतेई के लोग कुकी के इलाके में नहीं जा सकते हैं, कुकी के लोग और नागा लोग वो मैतेई के इलाके में नहीं जा सकते हैं। अपनी अपनी लकीरें खिंच गई हैं, अपने अपने दीवारें खिंच गई हैं एक तरह से। तो वहाँ पर मणिपुर का बंटवारा हो गया। देश के अंदर मणिपुर जैसी स्थिति मणिपुर कई जगह पर बन रहे हैं। जैसे हम हरियाणा को देखें, हरियाणा में मेवात को मणिपुर बनाने की कोशिश हो रही है। वहाँ पर वो भी एक बफर जोन न बन जाए किसी दिन, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। हरियाणा में जैसा रिपोर्ट है, जब से भारत आज़ाद हुआ है कभी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान कोई झगड़े नहीं हुए, कोई दंगे फसाद नहीं हुए। अब हुए हैं। अब किसकी वजह से हुए हैं? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन संगठनों की वजह से। जब तक सरकारें चरमपंथी संगठनों पर पाबंदियां नहीं लगाएंगी, सरकारों से मिलने वाले सहयोग बंद नहीं होंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब मणिपुर की हिंसा एक मॉडल के तौर पर अप्लाई करने की कोशिश हुई हरियाणा में। वहाँ भी शायद बफर जोन की, जैसे हमने कहा, वो नौबत आ सकती है, क्योंकि मेवात को
मिनी पाकिस्तान और न जाने किन किन संज्ञाओं से इस वक्त बात हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें देश के अंदर, जैसे बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ भी एक जो कम्युनिटी का जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है या ज़्यादा संख्या में वो लोग हैं, तो उसको बोल दिया जाता है कि ये मिनी बांग्लादेश। तो अलग अलग जो नाम दे करके इस तरह से विभाजन हो रहे हैं, वो बहुत खौफनाक चीज़ें हैं। अब बात हम सीधे सीधे करते हैं राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरे अगर वर्ल्ड के लेवल पर देखें तो वो एक दुनिया के बड़े लीडर बन चुके हैं। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है इस वक्त दुनिया में। उनकी बात पर लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर कोई बात बोलते हैं तो उसमें सीरियसनेस है, गंभीरता है, और वो उसमें कोई तथ्य उनकी बातों में गलत नहीं होते। जहाँ तक बात होती है वो सच कहने की कोशिश करते हैं। अब जो उनका स्टाइल है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ है। आराम के साथ, बहुत ठंडे होकर के, बहुत सुकून के साथ अपनी बात को कहते हैं, और वो कहते हैं कि डरो मत। अब ये डरो मत जो है वो डरा रहा है उन लोगों को जो उनके विरोधी हैं। अब जो विरोधी हैं वो विरोध नहीं करते हैं वैचारिक, वो मतभेदों पर नहीं जाते हैं, वो दुश्मनी पर जाते हैं। वो सीधे सीधे दुश्मनी मान लेते हैं, अपने किसी भी विरोधी को अपना दुश्मन मान के चलते हैं। तो यहाँ जो दुश्मनी अब हो रही है उसमें राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस और दूसरे लोगों को चिंतित हो जाना चाहिए। राहुल गांधी के जैसा अभी सतपाल मलिक साहब ने एक बयान दिया था, थोड़ा सा हम और एलाबोरेट करते हैं उसको। सतपाल मलिक साहब ने कहा था अब सिर्फ ऑफिशियली डिक्लेरेशन बाकी है कि पुलवामा किसने करवाया था। सतपाल मलिक साहब का जो बयान है उनको हम कोट करते हुए बता रहे हैं, ये जो पुलवामा करवा सकते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं। ये उनके शब्द है वीडियो में। मुमकिन हुआ तो हम वो वीडियो आपको सुनाने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के आखिर में। जो पुलवामा करवा सकते हैं वो सत्ता के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। सिर्फ ऑफिशियली ये डिक्लेरेशन बाकी है, चाहे सतपाल मलिक साहब करें या कोई एजेंसी करे, कि पुलवामा हुआ नहीं था, किया गया था, कराया गया था। किसने कराया था? हमने पुलवामा की पड़ताल नाम से 10 किस्तें छापी थी तीसरी जंग में, और हमने उसमें बताने की कोशिश की थी कि उसमें कौन शामिल थे, और वो हम फिर कभी कोशिश करेंगे दोबारा से उसको पब्लिश करने का। अब यहाँ पर सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक बयान अगर आपको ध्यान हो, ब्रजभूषण शरण, जो अभी ओलंपिक का जो मामला था लड़कियों के साथ, जो रेसलर्स थे उनके साथ में, जिसके ऊपर आरोप लगे थे, उसने एक बयान दिया था शुरू ही में कि मैं मुंह खोलूँगा तो सुनामी आ जाएगी। उसी वक्त ये तय हो गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये पूरी तरह बच जाएगा। उसके पास कुछ है जिसकी उसने धमकी सीधे सीधे ऊपर तक दे दी है कि अगर किसी ने भी उसको टच करने की कोशिश की तो फिर खैरियत तुम लोगों की भी नहीं है। और वही हुआ कि उसके ख़िलाफ़ जो भी मामला थे वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और अब उसके ख़िलाफ़ न तो गिरफ्तारी होनी है न आगे चल के सज़ा होगी। मामला मैनेज हो चुका है। अब सतपाल मलिक साहब जो कहते हैं, देखिए मैथमेटिक्स में इक्वेशंस बनाई जाती हैं, AX + BY + CZ = दिस एंड दिस। तो जो इक्वेशन बन रही है, सतपाल मलिक साहब भी इसी तरह से कहते हैं, जो पुलवामा करा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी क्या कर सकते हैं? गांधी जी की हत्या कर सकते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या करवा सकते हैं, राजीव गांधी की हत्या करवा सकते हैं, राहुल गांधी की भी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के सचेत हो जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और दूसरे लोगों को, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त उस जद में नहीं है कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सके। जेल भेजने से अगर मामला हल होता तो अभी जो उनकी मेंबरशिप गई थी उस वक्त में उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता था। लेकिन राहुल गांधी को जेल भेजने के बाद और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और विपक्ष इंडिया जो गठबंधन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी को जेल नहीं भेजा जा सकता है आज की तारीख में। किसी भी मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं दूसरे लोग, जैसे अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन साहब हैं,
या चंद्रशेखर राव की बेटी है, या ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इन लोगों को तो गिरफ्तार किया जा सकता है। राहुल गांधी को परमानेंटली एलिमिनेट करने की कोशिश हो सकती है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये राजनीति जो है वो, चूँकि देखें मोदी साहब कभी भी न तो वो सत्ता में रहते न विपक्ष में रहते, और सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री बने थे। वो कभी विधायक नहीं हुए थे, कभी सांसद नहीं हुए थे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्होंने सत्ता में एंजॉय देखा है कि किस तरह से सत्ता में रहते हैं। सत्ता उन्होंने चलाई नहीं, सत्ता चलती रही है अपने आप। ब्यूरोक्रेट्स, उनके जो साथी सहयोगी थे, वो सत्ता चलाते रहे। गुजरात में भी उन्होंने किस तरह से क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, आगे बढ़ती रही, और फिर वो देश की सरकार पे में आते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। अब 2024 में भाई अगर चुनाव हुए तो अभी उसको भी ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव 2024 के लोकसभा में होंगे। ये डिपेंड करेगा जो 5 राज्यों के चुनाव नवंबर दिसंबर में होने उसके नतीजों पर। अगर 2024 में चुनाव होते हैं तो खतरा है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, या उनका गठबंधन चुनाव नहीं जीत पाएगा। अब जो आदमी कभी सत्ता से बाहर सीधे सीधे सत्ता में आया, सत्ता से बाहर कभी एक दिन भी वो नहीं रहे, विपक्ष में कभी नहीं हुए, अब उनके हाथ से जब सत्ता जाती हुई दिखाई देगी तो क्या होगा। चुनाव आयोग को जैसे अभी पूरी तरह से उन्होंने जो सीजीआई हुआ करते थे, चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन होता था उसमें विपक्षी की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर शामिल होता था, एक प्रधानमंत्री होते थे, एक सीजीआई यानी मुख्य जो भारत के जो सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसमें पैनल में हुआ करते थे। अब भारत के न्यायाधीश को सीजीआई को बाहर कर दिया गया है, और एक वोट जो तीसरा वोट है वो कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर लिया गया है। यानी अब 2 वोट प्रधानमंत्री मोदी साहब के हो गए, यानी सत्ता पक्ष के और एक विपक्ष का। ऐसे में 2 लोग किसी को भी नया जो जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, विपक्ष की उसमें कोई भूमिका नहीं होगी। तो जो चीज़ें जिस डायरेक्शन में जा रही है वो हम बताने की कोशिश करें कि राहुल गांधी, देखिए जुडिशरी भारत के अंदर से एक बिल्कुल लास्ट अगर कुछ बचा है जो देश को किसी लेवल पर बचा सकता है तो वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी संस्था, चुनाव आयोग हो और जो भारत की अलग बॉडीज हैं, कोई भी ऐसी नहीं बची है जिस पे कब्जा नहीं हो चुका है। जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर है, वो प्रेशर समझ में आता है, दिखाई देता है, वक्त वक्त पे दिखाई देता है। बाबरी मस्जिद के जजमेंट से लेकर के राफेल का जजमेंट, 370, पेगासस, तमाम मामला ऐसे हैं जो वो नज़र आते हैं। अब कई लाइन पर एक साथ काम चल रहे हैं। धार्मिक उन्माद के लिए ज्ञानव्यापी का इशू मौजूद है, सेपरेशन के लिए विवाद का मौजूद है, राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी एक टारगेट है इस वक्त। तो चूँकि जो इंडिया गठबंधन है उसके सबसे बड़े या सबसे अहम लीडर हम उनको कह सकते हैं, और उम्र में तो उनसे बड़े बड़े बहुत हैं, और स्टेटस में भी उनसे कम नहीं है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नीतीश कुमार साहब हैं, या और जो लीडर्स हैं, उनकी अपनी पोजीशंस बहुत बड़ी हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, आरएसएस, जैसा हमने बताया, आरएसएस विचारों के मतभेद नहीं करता है किसी से भी। बाबरी मस्जिद चाहिए थी, उसके लिए क्या क्या किया गया, कैसे कैसे किया गया, सबकी जानकारी में है। वो एक अलग से हिस्ट्री है उसकी पूरी, और वो उन्होंने हासिल कर ली। ज्ञानव्यापी जानी है जाएगी। तमाम पूरे हिंदुस्तान के और दुनिया भर के मुसलमान मिलकर के ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं बचा पाएंगे।
उसके लिए हर चीज़ की तैयारी होती है। और भी जैसे मस्जिदों के मामले हैं तो वो आगे चल के और भी आते रहेंगे। देश इस वक्त जो जिस सूरत में है, 2024 के बाद, क्योंकि उन्नाव के जो सांसद है साक्षी महाराज, उन्होंने 2019 में कहा था, 2019 के लिए कहा था ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। हम एजम्पशंस पर जाते हैं। हम साइंस का जो सिद्धांत है वो शक है। शक किसी भी बात पर, वहम जिसको वो कह सकते हैं, उसके आधार पर साइंस काम करती है। क्यों है ऐसा? कारण उसका पता होना चाहिए, ऐसा हुआ क्यों हुआ। राजनीति में भी जो अजम्पशंस होते हैं उसको फोरकास्ट नहीं कह सकते, उसको एक टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, कुछ भी। हम क्या क्या हो सकता है की बात कर रहे हैं। तो हम सतपाल मलिक साहब को आगे रखते हुए, उनके बयान को आगे रखते हुए, जो पुलवामा करवा सकते हैं वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं को आगे बात कर रहे हैं उस पर। वो क्या क्या कर सकते हैं और कौन क्या क्या कर सकता है। देश के अंदर जो राजनीतिक चीज़ें हैं, क्योंकि अभी जो हाल के समय में प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, मणिपुर पर उन्होंने बात नहीं की। मणिपुर में जो हालात हैं वो सबके सामने मौजूद है, क्या हो रहा है, क्या होता रहा है, सरकार उस पर बात नहीं कर रही है। हरियाणा में हिंसा हुई, कोई उस पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी ज़्यादा। हरियाणा की सरकार की तरफ से भी बयान गलती आते रहे। लड़कियां धरने पर बैठी, उनको जाट हैं, ये खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, ये फलाना है कह करके अपमानित किया गया। किसान आंदोलन करने बैठे, उनको खालिस्तानी और जाट और दूसरे शब्दों से उनको नवाजा गया। CANRC को लेकर मुसलमान बैठे, उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या उनको बोल करके दबाने की कोशिश की गई। हमले किए गए और हथियार ले करके लोगों को वहाँ भेजा गया हमले करने के लिए। कई तरीके से चीज़ें की जाती हैं। आने वाला वक्त जो है उसमें बहुत सख्त सरकार की तरफ से कुछ कदम हम देख सकते हैं उठाते हुए सरकार को। 15 अगस्त करीब है, सभी को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देश आज़ाद रहे। हम अगले साल भी 15 अगस्त खुशी के साथ मनाएं, आज़ादी के साथ मनाएं, ये उम्मीद करते हैं। आप लोग भी सब दुआ करें, देश की फ़िक्र करें और आज़ादी की फ़िक्र करें। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो वो है आज़ादी। एक कथा है, उसके चंद अशार के साथ, दर बंद कलीसा बंद, इधर बंद उधर बंद, मुझे ले गया सयाद उठा के, पहले मेरे पर काटे फिर किया परबंद, पिंजरे में जाके खुली मेरी आंखें, देखा कुछ इधर बंद कुछ उधर बंद, देना चाहता था पैगाम मोहब्बत की जालिम ने मगर ज़बां बंद। आज़ादी ही सब कुछ है। वो गुलामी, कैद, वो मौत के जैसी है। अपनी आज़ादी को बचाने के लिए फ़िक्र करें, कोशिश करें, देश आज़ाद रहे। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, दिखती रहिए टीजिंग न्यूज़। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री।
लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री घायल है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। अंदर से सामान संगवात आया तो अंदर जार देखी तो कुरान पड़ी पाई तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमारी कुरान पाक यहाँ ऐसे पड़ी है और हम इतने ज्यादा वो करो, हमने अफसोस है हमारी कुरान पाक फिक्रियाँ तो हमारा मतलब है ही कहा अब घर में, या वजह से इतनी बदतमीजी करी उन्होंने। और हमने सब सारा सामान छोड़ो तो अपनी कुरान लगा के खड़ा रहा, हमने कुछ ना करो फिर बस बाद में इतनी बदतमीजी करी उन्होंने। घर में बैठ गया, और जो बुजुर्ग सुन रही है कुरान पाक फेंक दी, वहाँ कुरान पाक फेंक दी, सब रो रही है हमारे, सब ज्यादा बहुत ज्यादा कर रही है कि हमारे कुरान पाक की फेंकी, चाहे हमारे किसान कुछ कर जाता हमारे कुरान पाक ना फेंकनी चाहिए। कर जाता हमारे बस या मत करता, हमारे यहाँ कुरान पाक क्यों मत करता, हमारे अल्लाह का कलाम क्यों मत करता। हम जब इनके बारे में सोचा तो हमारे बहुत सोच आ रहा हमारे दिल में, हमारा फटा हो रहा है कुरान नहीं हमारे तो कैसे तो हमारा मकान आ जाता तो हमारा सारा हमारे 64 समझो तोड़गार और तोड़ जाता, बाकी ना आती सिर्फ या की आ रही है जो हमारा सीना को टुकड़ा और जाके हमारी क्रिया खराब करिए। जा पढ़ के सो जाओ जा। सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 8/8/2000 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी लेटर पैड में बोलवंश किसी धर्म व क्षेत्र के बारे में लिखा गया। ग्राम पंचायत कबलाना सर्व धर्म व सर्व समाज का सम्मान करती है व ग्राम के सभी धर्मों व जातियों के आने जाने वालों का स्वागत करती है। पिछले लेटर में जो चोरी की घटनाओं को देखते हुए फेरी वालों की वेरिफिकेशन व गाँव में रह रहे किराएदारों की वेरिफिकेशन संबंध में था, जिसका किसी धर्म विशेष व क्षेत्र से कोई संबंध न समझा जाए और फिलहाल चल रही घटनाओं से गांव कबलाना को छत्तीस बिरादरी का कोई लेना देना नहीं है और गांव कबलाना सभी का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी जातियों का सम्मान करता है। धन्यवाद। कबलाना गांव हमारा सदैव हर धर्म के साथ खड़ा मिला है। किसी धार्मिक उन्माद या किसी भी चीज के बीच में हमारा कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं है और हम सदैव हर धर्म के साथ खड़े हैं। हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा है। जय कबलाना, जय हरियाणा।